नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 23 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुर्की की सेना और इस समय इजराइल बैक्ड जो कुर्दिश लोग हैं उनके बीच बड़ी जंग देखने को मिल रही है। अलेप्पो शहर में कुछ बड़ा हुआ है जिसके बारे में अभी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही ईरान ने इजराइल को एक ऐसी धमकी दी है जिसके बाद इजराइल थर थर कांप रहा है, बाकायदा मीटिंग अटेंड कर रहा है और साथ इस समय अमेरिका के पैरों में जाके इजराइल गिर चुका है। यह भी एक बहुत बड़ी खबर है। और साथ ही रशिया के साथ मिलकर ईरान ने एक सैटेलाइट लॉन्च की है और इस सैटेलाइट से अब इजराइल पूरी तरीके से टेंशन में आ चुका है। तो इस सैटेलाइट के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। साथ ही भारत और बांग्लादेश की टेंशन को लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के सामने आई हैं, इनको भी हम डिटेल में जानेंगे। और साथ ही बाबरी मस्जिद से जुड़ी आज आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको जानने के बाद आप अंधभक्तों से आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछेंगे और अंधभक्त खामोशी इख्तियार करके बैठ जाएंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि उनके पास बोलने के लिए कोई तर्क कुतर्क बात या फिर कोई भी बदतमीजी तक उनके पास नहीं होगी। यानी यकीन मानिए आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दे। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि आखिर प्रखर राजपूत का ये जो बड़ा सा परिवार है इसमें कहां कहां के लोग जुड़े हुए। तो आप लोग कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं दोस्तों। और सबसे बड़ी जो खबर निकल के सामने आ रही है वो सीरिया से आ रही है। दरअसल सीरिया के अंदर इसमें सीरियस क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं और सीरिया का जो हाल है बद से बदतर है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले आईएसआईएस ने अमेरिका और सीरिया के लोगों पे जब गोलीबारी की थी, तब भी लोगों ने एक सवाल पूछा था कि अल-जुलानी की सरकार आखिर कर क्या रही। अगर वहां पे आईएसआईएस एक्टिव है और अल-जुलानी की सरकार खामोश है, तो ऐसे हाल में अल-जुलानी की सरकार से ये सवाल तो पूछना बनता था कि भाई तुम क्या कर रहे हो। अब इसी के जस्ट बाद क्या हुआ कि अमेरिका ने अपना बदला ले लिया। अमेरिका ने धड़धड़ा के 70 ठिकानों पे बमबारी की और उस बमबारी में सीरिया की जमीन को दहला दिया। हालांकि जब अमेरिका से इसके बारे में पूछा गया तब अमेरिका ने कहा कि ये कोई युद्ध की शुरुआत नहीं है, हमारे ऊपर आईएसआईएस ने हमला किया था, लिहाजा हमने आईएसआईएस से बदला लेने के लिए अलग अलग ठिकानों पे हमला कर दिया। अब इधर जब ये हमला हुआ अमेरिका द्वारा, तब भी लोगों ने सवाल पूछा कि सीरिया की अपनी कोई डिग्निटी, अपनी कोई इज्जत, अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? कोई भी मुंह उठा के जब मन करेगा हमला कर देगा, जो कि कुछ टाइम पहले इजराइल भी सेम पैटर्न पे कर रहा था। बहरहाल वहां पे अल-जुलानी ने कहा कि अमेरिका हमारा अच्छा खासा दोस्त है और अगर अमेरिका को दिक्कत होगी तो अमेरिका को खुली आज़ादी है, को हमारी ज़मीन का उपयोग करके अपना बदला ले सकता है। लोगों ने यहाँ भी खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन अब सुनिए कि जो कुर्दिश लड़ाके हैं उनमें और जो एसटीएस है, यानी जिस संगठन से अल-जुलानी बिलोंग करते थे, जो आतंकवादी संगठन सीरिया की सरकार को पलटता है, कुर्दिश लड़ाकों के बीच और एसटीएस के बीच अलेप्पो शहर में भारी क्लैशेस देखने को मिले हैं। रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि कुर्दिश लड़ाकों को इजराइल ने ठीक ठाक फंड किया है और इसी के बाद इस फंड की मदद से कुर्दिश लड़ाके जो एसटीएस है उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। आलम यह है कि तुर्की की सेना भी बीच में उतरती हुई नजर आ रही है और इसके जो विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से आने वाले टाइम में सीरिया एक बड़ी जंग का मैदान बनेगा। खासकर सीरिया का जो अलेप्पो शहर है वहां पे बड़ी तादाद में जंग देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले टाइम में इजराइल फिर से सीरिया पे हमला करेगा और इजराइल फिर से सीरिया की जमीन को कब्जा करेगा। इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। खैर, सीरिया में ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं। इधर ईरान के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही दोस्तों कि ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो तो नॉन नेगोशिएबल है ही, लेकिन जो हमारा मिसाइल प्रोग्राम है वो भी बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। दरअसल आपको याद होगा कि कल ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग के साथ साथ अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग भी की थी और जिसका वीडियो मैंने आपको दिखाया था और बगल में अभी आप देख भी सकते हैं। अब इन मिसाइलों की जब टेस्टिंग अलग अलग शहरों से ईरान ने की तो इजराइल के अंदर टेंशन और दहशत दोनों आ गई। इजराइल ने फिर अपने अलग अलग दोस्तों के साथ, यानी इजराइल के जो पार्टनर अलायंस दोस्त हैं उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे ये धमकी देते हुए कहा कि अगर
इस मिसाइल टेस्टिंग की आड़ में इजराइल के खिलाफ कुछ प्रोपोगेंडा या फिर कुछ प्लान बनाने की कोशिश ईरान करेगा तो इसके शार्प रिएक्शन ईरान को देखने को मिल सकते हैं। यानी साफ तौर पे कहा कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे। अब इतनी बात बोली, ईरान ने कुछ नहीं बोला। ईरान ने कहा बोलने दो, ये जो बोल सकते बोलने दो। और इसी के जस्ट बाद ईरान ने नया कांड कर दिया और इस कांड के बाद यकीन मानिए पूरी दुनिया की आंखें फट गई हैं। हुआ क्या कि ईरान ने एक साथ 3 सैटेलाइट लॉन्च किए, रशिया की मदद से 3 सैटेलाइट लॉन्च किए। और सबसे खास बात यह है कि ये तीनों सैटेलाइट जो हैं वो जमीन के बिल्कुल करीब रहेंगे, यानी बहुत क्लोज रेंज से मॉनिटर करने का काम ईरान करेगा। और ये बात जब अमेरिका को पता चली, जब इजराइल को पता चली, तब दोनों ही देशों में टेंशन का माहौल है। मजबूरी में नेतन्याहू को यहां तक कहना पड़ गया कि ईरान बहुत ही सरप्राइज हमला करने वाला है। यानी ईरान ऐसे मिसाइल टेस्टिंग करेगा, ऐसे सैटेलाइट को आसमान में भेजेगा और इसी बहाने बीच में हमला कर देगा और कोई जान नहीं पाएगा। और अमेरिका को इस पे सावधान रहने की जरूरत है। यानी साफ तौर पे आपको इजराइल के अंदर ईरान का डर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बार बार जब कोई गीदड़ धमकी दे तो आप समझ जाइए कि वो अंदर से बुरी तरीके से हिल रहा है। खैर, ईरान ने इनको अंदर से एकदम दहला के रख दिया है, ये अंदर से परेशान है, लेकिन ये अपनी पॉलिसी को लेके भी उतने ही क्यूरियस है। रिपोर्ट निकल के सामने आई, रिपोर्ट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हाल में ही इजराइल ने 19 ऐसी बस्तियों को अप्रूव किया है जो वेस्ट बैंक के अंदर गैरकानूनी तरीके से बसी हुई थी। यानी ये बस्तियां वेस्ट बैंक की जमीन पे गैरकानूनी तरीके से बसा दी गई और फाइनली इनको अप्रूव कर दिया गया। यानी अब वो बस्तियां लीगल हो गई और वेस्ट बैंक की वो जमीन जो है वो इजराइलियों की हो गई। यानी अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे दोस्तों, अभी भी ये अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इनके दिमाग में, इनके जहन में ये है कि जितनी जमीन कब्जा कर सकते हो कर लो, बाकी बाद में कुछ आपको मिलने वाला है नहीं। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं, इधर गाजा को लेके बोली लगाई जा रही है। रिपोर्ट आपके सामने है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि गाजा की ज़मीन को फिर से मेंटेन करने के लिए, फिर से बहुत आईटी हब जैसा बनाने के लिए, टेक हब जैसा बनाने के लिए, यानी जो खंडहर है उसको उठा के आलीशान इमारतें बनाने के लिए अलग अलग लोग बोली लगा रहे हैं। और ये बोली लग रही है अमेरिका में, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं जैरेड कुश्नर ने साफ तौर पे कहा कि 112 बिलियन डॉलर की रकम लगेगी और वो गाजा को टेक हब बना देंगे। यानी जैसे अपने यहाँ नोएडा, गुड़गांव की सिटीज़ हैं जहाँ पे केवल टेक हब है, सेम वैसे पैटर्न पे गाजा को भी बनाने के लिए 112 बिलियन डॉलर लगेंगे और वो बनाने को तैयार हैं। अमेरिकन सरकार 112 बिलियन डॉलर की रकम उनको अप्रूव करके दे, उसके बाद वो गाजा को रिबिल्ड कर देंगे। और सबसे ताजुब भरी बात यह है कि अमेरिका की सरकार इस मामले पर विचार कर भी रही है। यानी जिस सेज फायर और जिस सेकंड फेज की बातचीत चल रही है, जो एक सगुफा छोड़ा जा रहा है कि भाई अब सीज फायर होगा, अब गाजा के लोग खुद मेहनत करेंगे, 10, 20, 50 साल में गाजा को फिर से बसाया जाएगा, बनाया जाएगा, वो सब एक सुनहरा ख्वाब है जो इस देश के तमाम मुसलमानों समेत पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को दिखाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा, लेकिन पीठ पीछे क्या चल रहा है आप देख सकते हैं कि 112 बिलियन डॉलर की बोली लगी है कि गाजा को हम फिर से बनाएंगे, गाजा को हम फिर से बनाएंगे। और बनाने के बाद जाहिर सी बात है, क्या उसमें गाजा के लोगों को जगह मिलेगी? नहीं, जिस जमीन को जिसने कब्जा कर लिया वो जमीन उसी की हो जाती है। और ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस बात को बखूबी समझ रहे होंगे कि जिस जमीन पे जिस देश ने कब्जा कर लिया वो जमीन उसकी हो गई, बाद में आप कुछ नहीं कर सकते, बस चीख सकते, चिल्ला सकते। इसका सीधा एग्जांपल आप देखिए कि भारत के कश्मीर पे पाकिस्तान ने कब्जा किया है, हमने आज तक क्या कर लिया? भारत की जमीन पे चाइना ने कब्जा किया है, हमने आज तक क्या कर लिया? सेम चीज आप गाजा की जमीन के साथ सोचिएगा, अगर एक बार उस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया तो गाजा या फिलिस्तीन के लोग क्या कर लेंगे? आपके पास ऑप्शन तभी तक है जब तक आपकी जमीन बची हुई है, तब तक आप लड़ सकते हैं। जमीन गई तो गई, यू कांट डू एनीथिंग, दिस इज ब्रूटल ट्रूथ। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। खैर, इधर
ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर अब आपको भारत की 3-4 बड़ी बड़ी खबरें बताता हूँ और इन खबरों को जानना आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है। आपको याद होगा कि टीएमसी के एक विधायक थे जिनका नाम तो हुमायूं कबीर। इन्होंने एक मस्जिद बनाने का ऐलान किया, तारीख रखी 6 दिसंबर और उस मस्जिद का नाम रखा बाबरी मस्जिद। अब जैसे ही ये नाम रखा, जाहिर सी बात है कंट्रोवर्सी होनी थी, हुई, जम के विवाद हुआ, दम के राजनीतिक ताना बाना चला। हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। तमाम लोगों ने अलग अलग डिमांड की और कहा कि इस मस्जिद को तोड़ा जाना चाहिए, बाबरी नाम पे मस्जिद नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसकी जो अपनी इच्छा उन्होंने बोला, लेकिन इस मामले को मीडिया कर्मियों ने इतना दिखाया, अंधभक्त मंडली और गोदी मीडिया ने इस खबर को इतना दिखाया कि शायद ऐसा लगा कि आज के टाइम में देश में इससे बड़ा कोई मुद्दा है ही नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन अब आपको एक और खबर बताता हूं। कौन सी पार्टी के थे हुमायूं कबीर? टीएमसी के। अब सुनिए, सेम पार्टी के एक और नेता, एक और सवाल आपसे इससे पहले पूछ सकता हूं कि हुमायूं कबीर किस बिरादरी के थे, उनका धर्म क्या है? मुस्लिम थे ना। अब सुनिए, इसी टीएमसी पार्टी के एक और मुस्लिम नेता हैं जिनका नाम है जाकिर हुसैन। इन्होंने बड़ा ऐलान किया। इन्होंने कहा कि ये एक कृष्ण मंदिर बनाएंगे, वो भी उसी पश्चिम बंगाल में, और उसके लिए अपनी निजी संपत्ति से 1 करोड़ रुपए दान देंगे। यानी 1 करोड़ रुपए लगा के ये वहां पे कृष्ण मंदिर बनवाएंगे। और साथ ही इन्होंने कहा कि कोई इसको चुनावी मामला न समझे, इस वजह से ये चुनाव होने के बाद इस मंदिर को बनाएंगे। आप सोच के देखिए कि एक मुसलमान विधायक, एक मुसलमान नेता अपने पर्सनल पैसे से, जिनका नाम जाकिर हुसैन है, वो एक श्री कृष्ण जी के मंदिर को बनाते हैं। और इसके बारे में आपको कब पता चला? जब मैंने आपको बताया। रिपोर्ट आपके सामने है, इसको आप पढ़ सकते हैं। एक छोटा सा आज तक का कटआउट है जिस पे आप देख सकते हैं। बाकी जिस हिसाब से बाबरी मस्जिद के नाम पे हो हल्ला मचा था, इस मामले पे नहीं मचा। मुसलमान अगर मस्जिद बनवा रहा है तो बड़ा खराब है, उस पर हम पूरे दिन बात करेंगे। लेकिन अगर मुसलमान मंदिर बनवा रहा है तो इससे तो भाई देश में प्यार बढ़ जाएगा, और अगर प्यार बढ़ गया तो फिर चुनावी एजेंडा कहां सेट होगा? और अगर चुनावी एजेंडा ही नहीं सेट हुआ तो चुनाव कैसे जीता जाएगा बाबू? इस बात को आप ध्यान से समझिएगा कि एक मुस्लिम विधायक ने श्री कृष्ण जी के लिए एक मंदिर की कसम खाई और कहा कि 1 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन इस पे भी खामोशी है। यह खामोशी क्यों है पता है? क्योंकि एजेंडा नहीं सेट होता। एजेंडा कहां सेट होता है वो आपको दिखाता हूं। अभी आपको अपनी स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रहा होगा, इसमें कुछ ट्रकेस जा रहे हैं और ये बांग्लादेश जा रहे हैं। सुन के हैरानी होगी कि ये ट्रक भारत से जा रहे हैं और इन ट्रकों में प्याज और लहसुन लदा है। ताजुब की बात यह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच इस समय दूतावास बंद है, वीजा पासपोर्ट बंद है, लेकिन व्यापार चलते रहना चाहिए। बिजली हम बांग्लादेश को देते हैं, बांग्लादेश हमसे बिजली खरीदता है। उसके बाद 4 बयान वहां के नेता देते हैं, 2 बयान यहां के नेता देते हैं। मारा कौन जाता है? दीपू चंद जैसे निर्दोष लोग। तो फिर क्या बोला जाए? अरे कुछ तो देशभक्ति होनी चाहिए मोदी साहब आपके अंदर। बंद कर दो प्याज कांदा देना, बंद कर दो बिजली देना। अडानी देते हैं बिजली, लेकिन अडानी बिजली देना बंद नहीं करेंगे, देश जाए भाड़ में। और आजकल के ये जो कट्टर हिंदूवादी सोच के लोग हैं, इनके दिमाग में क्या है? कुछ भी हो, कोई छींक भी दे तो सबसे पहले हिंदुत्व खतरे में आता है। आप पहले एक वीडियो देखें। ये आप लोग करेंगे क्या? नहीं, जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। ये काट रहा है क्या? ये क्यों पे फालतू कर रहे हो अभी? अपने घर में बनाओ, जो बनाना जाके अपने घर में जाओ। यहाँ से टोपी और उतार के क्या ड्रामा क्यों मत जाओ? ये यहाँ धर्म पर चला रहे जाओ जाओ यहाँ से। देखो क्या क्या ये लोग लिख के रखे हैं इन्होंने। ये लोग ना ये ना आप अपने शॉप में जाओ, हम कंप्लेंट करेंगे। अपने घर तो जाएंगे कि नहीं? हाँ घर जाओ, घर जाओ। हाँ जाओ, घर जाओ, सीधा घर जाओ, सीधा।
सीधा घर ही जाओ। ये किसी को पर्चा हुआ देखते हुए दिखना जाए, सीधा घर ही जाओ, अपने घर जाओ सीधा। ये तो साजिश है, ये देखो ना, पढ़ो ना, ये देखो पढ़ो, उसमें क्या। हाँ वो तो देखो, जब भी धर्म के नाम पर वो कर रहे, जब भी लोग साथ दे रहे हैं, ये पर्चा दे मत देना किसी को। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कुछ लोग सेंटा क्लॉज के बेस में खड़े थे। जैसे ही ये चीजें वहां के कट्टर सोच के लोग देखते हैं, भड़क जाते, भड़कने के बाद इनको गरियाते हुए भगा देते हैं। हालांकि इस खबर के मैं आपको दोनों पहलू समझाऊंगा और दोनों पहलू दोनों एंगल से समझाऊंगा। पहला एंगल ये है, किस देश में जिसको जैसे रहना वो रहे, जिसको जो करना है वो करे, किसी को क्या दिक्कत। लेकिन दूसरा एंगल ये, जो आपसे अब सॉफ्ट कॉर्नर के तरीके से बात करूंगा, आप भी बर्दाश्त नहीं करोगे कि आपके घर की कोई बहन बेटी किसी दूसरे के धर्म में जाके शामिल होकर उस त्योहार को मनाए। ये भी एक बड़ा फैक्ट है, इस फैक्ट से हम आप इनकार नहीं कर सकते। आप भी नहीं चाहोगे कि कोई हिजाब वाली लड़की कहीं जाके डांडिया खेले, कहीं जाके गरबा करे, कहीं दाई हांडी में शामिल हो जाए। आप भी नहीं बर्दाश्त करोगे और कोई हिंदू भी नहीं बर्दाश्त करेगा कि उसके घर का कोई लड़का या फिर उसके घर की कोई बहन बेटी किसी दूसरे के त्योहार में शामिल हो, और होना भी क्यों है। लेकिन इस चीज को आपको रोकना है तो आपको अपने घर की बहन बेटी को समझाना होगा, ना कि दूसरे के त्योहार में जाके वहां हो हल्ला मनाना होगा। बात समझिएगा। अगर मुझे नहीं पसंद कि मेरा कोई भाई, मेरा कोई दोस्त बकरा ईद पे आके आपके यहाँ बकरा खाए, हालांकि मैं तो खुद खाता हूं, लेकिन अगर मुझे नहीं पसंद होगा तो मैं अपने उस भाई को रोकूंगा, ना कि आपके यहाँ के बकरों के डोंगों को फेंकने लगूंगा। समझिए बात को। हर चीज का एक तरीका होता है। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।